नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हालात आज भी खराब रहे। दिल्ली में 4 दिन से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट आई। दिल्ली में आज राजघाट पर कई फुट पानी भर गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वाली सड़क तक पानी आ गया। बाढ़ के पानी के चलते यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, ISBT, कश्मीरी गेट में हालात खराब हैं। NDRF के बाद अब सेना भी राहत और बचाव के अभियान में जुट गई है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे बाढ़ के पानी में नहाने गए थे। और बाढ़ को लेकर हो रही सियासत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी। हमने तो किसी को किया नहीं है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे। गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली के मुकुंदपुर में 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें। ये बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें, नदी में, पता चला। और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। और दिल्ली के ITO पुल बराज पानी की निकासी के लिहाज से बहुत अहम केंद्र है और यहाँ काफी पानी भरा हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 5 गेट यहाँ पर जाम हैं और इन्हें खोलने के लिए 60 घंटे ही हैं। कोई टाइम फ्रेम आप लोग लेके चल रहे हैं? टाइम फ्रेम ये है कि कल का येलो ऑरेंज अलर्ट दोबारा है पूरे नॉर्दर्न इंडिया का। तो कल आप ये मानेंगे कि कल दिल्ली में भी बारिश होगी और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होगी। तो कल हथनीकुंड से दोबारा से हाई वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट करेंगे। वो 2 दिन बाद यहाँ पे पहुंचेगा, प्लस जो दिल्ली का कैचमेंट होगा वो यहाँ पहुंचेगा। तो हमारे पास मोटे तौर पे 48 घंटे वो और 12 घंटे ये, कुल मिला के 60 घंटे हैं, जिसका हमारा टारगेट है कि 60 घंटे में हमारे 5 गेट खुल जाएं। तो ये जो रिजर्वायर इफेक्ट आ रहा है ना, आप समझिए, जो दिल्ली में बार बार जो ब्रीच कर रही है यमुना, वो वजीराबाद से ITO के बीच में ही ब्रीच कर रही है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ऐसे नहीं बह पा रहा। तो ये अपने एम्बैंकमेंट्स पे प्रेशर लगा के एम्बैंकमेंट तोड़ रही है। और बहुत देर तक अगर आप पानी को खड़ा रखेंगे तो देखिए ये डैम नहीं है, ये तो साधारण दीवारें हैं, ये धीरे धीरे टूटनी शुरू। और आपको दिखाते हैं दिल्ली के राजघाट का आज का हाल। प्रियांशी शर्मा की रिपोर्ट। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के मेमोरियल के बाहर कमर तक पानी पहुंच चुका है। सिर्फ बाहर ही नहीं, पर अंदर जाते जाते ही ये पानी का लेवल सिर्फ बढ़ रहा है। जहां मैं खड़ी हूं वहां आप देख पा रहे हैं कि पानी मेरी कमर तक पहुंचने वाला है, बस यहीं पर जितना हम आगे जाएंगे उतना पानी बढ़ रहा है। और क्योंकि ये ढलान है, आगे जाकर पानी गले के लेवल तक भी पहुंच सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ राजघाट पर। अगर मैं आपको बताती नहीं कि मैं राजघाट पर खड़ी हूँ तो ये समझना मुश्किल होता, ये यकीन करना मुश्किल होता कि ये कोई फ्लड प्लेन्स नहीं है या ये कोई नदी के बीच में मैं नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि ऐसा सीन दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा है। इतनी बड़ी इतने भयानक फ्लड्स दिल्ली में पहले नहीं आए हैं। तो जितना आप आगे जाएंगे उतना पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये स्लोप पर बना है, ढलान पर बना है, तो पानी बढ़ता जाएगा। पर फिर वहाँ पर जब स्लोप वापस ऊपर जाता है तब वहाँ पे पानी नहीं है। पर जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है यहाँ भी, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है यहाँ भी, वहाँ तक हमें सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। महात्मा गांधी का मेमोरियल है, वहाँ पर हम ये दृश्य देखेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और दिल्ली के लाल किले और आसपास के इलाके में आज भी हालात खराब रहे। वहां काफी पानी भरा हुआ है और नाव की मदद लेनी पड़ रही है। फिलहाल इस वक्त हम लाल किला के पिछले हिस्से के पास हैं और यहाँ पर जहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ती थीं, अब बोट चल रहा है और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस वक्त लोगों के लिए रिलीफ और रेस्क्यू दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये लाल किला का पिछला हिस्सा जो आपको राजघाट की तरफ ले जाता है, ITO की तरफ ले जाता है कश्मीरी गेट से, वहाँ पर फिलहाल बोट चल रहा है और बोट के ज़रिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की एक कोशिश और कवायद फिलहाल यहाँ पर
की जा रही है एनडीआरएफ के जरिए। एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार हैं जो यमुना बाजार का इलाका है, यहाँ पर इनकी टीम तैनात है। द्वारका की टीम है, 16 टीमें लगी हैं। यहाँ से आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है पिछले 3 दिनों में? सर, यमुना बाजार के इलाके से हमने अप्रोक्स 300 लोगों को रेस्क्यू किया और अप्रोक्स 150 लाइव स्टॉक्स को रेस्क्यू किया है, जिसमें काव है, बफेलोज है और डॉग्स है, जिनको हमने रेस्क्यू किया है अभी तक। एक चुनौती जो आप याद कर पा रहे हो इस इलाके में, जो आप लोगों के सामने में आई होगी आपस में बातचीत में भी और देखने पर भी? सर, चुनौती जो आ रही है वो उन लोगों के साथ आ रही है जो लोग निकलना नहीं चाह रहे, अपने इलाके को छोड़ के, अपने मकानों को छोड़ के निकल नहीं रहे हैं। बस वो हमारे लिए थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। उनको समझा रहे हैं, कुछ लोग तो समझ रहे हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे, वो अभी भी घरों के ऊपर है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको भी हमें रेस्क्यू करना पड़े। कोई ऐसी कोई खबर जो लोगों को परेशान कर रही हो, जो आपने देखा हो? अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है? नहीं सर, ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक। हम हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोई अनहोनी हुई है किसी के साथ या नहीं हुई है। बट लोगों का कहना है कि उनके घरों से थोड़ा बहुत सामान वगैरह चोरी हो रहा है, तो वो एक थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है लोगों के लिए। बाकी सब नॉर्मल है। और आपको बता दें, असम में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। असम के 17 जिलों में बाढ़ का असर है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में भी काफ़ी पानी भर गया है। इसके चलते कई गाड़ियां वहां पर भी फंस गई हैं। और भारत का मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के लिए निकल पड़ा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया है और इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। सफल लॉन्च के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 में 3 लैंड रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स हैं और 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाली रेडिएंस की स्टडी करेगा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का ये मिशन अगर कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। प्रारंभ हो चुकी है। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. मुझे लगता है कि सारा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार का उत्साह आपने स्वयं देखा, आपके चैनल में भी दर्शाया गया। और ये उत्सव है, उत्सव का एक माहौल सारे देश में, और इसलिए भी कि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बड़े विलंब से प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज हम अपना लोहा मनवाने में इस कदर कामयाब हुए हैं कि देश, जो विकसित देश जिन्होंने अपनी यात्रा हमसे कई बरस पहले प्रारंभ की थी, वो भी आज इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को बड़ी दिलचस्पी से, उत्सुकता से वॉच कर रहे हैं कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे, उससे उनको भी लाभ पहुंचेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारतीय सेना के दस्ते की सलामी ली। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई। परेड में भारतीय वायुसेना के रफेल लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। बैस्टिल डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी। और आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने
इस मौके पर हिंदी में ट्वीट कर कहा है कि विश्व इतिहास में एक विशालकाय भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश, रणनीतिक साझेदारी मित्र, इस साल की 14 जुलाई की परेड के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक बोध से प्रेरित होकर हमारी धरती को शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1.5 अरब भारतीयों एक मजबूत और भरोसेमंद साथी होने के लिए फ्रांस के हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे संबंध और भी गहरे हों। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ है। एनसीपी के 9 विधायकों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग दिया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, संजय मंसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय दिया गया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार सभी वर्गों को खुश करने में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। जनवरी से जून तक एरियर भी 3 किश्तों में दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता जुलाई के वेतन से जोड़कर मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे राजस्थान में न्यूनतम गारंटी कानून ला रहे हैं। इसके तहत कम से कम 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। साथ ही हर साल पेंशन में 15% का इजाफा होगा। अशोक गहलोत ने देश में भी ऐसा कानून बनाने की मांग की है। इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।